एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है लीनियर मोमेंटम और जिसमें हम बेसिकली फोकस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन अ सिंगल पार्टिकल एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन सिस्टम ऑफ द पार्टिकल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा कि इसको हम लोग ज़्यादातर स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। तो वैसे तो हम सभी को पता है कि लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है P इक्वल टू एम वी, दैट इज प्रोडक्ट और ये वेक्टर है। लीनियर मोमेंटम हमारी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो इसको आप ऐसे करोगे, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है, हम निकाल सकते हैं, मास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो पहले हम थोड़ा, इसीलिए आपको लीनियर मोमेंटम से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई लीनियर मोमेंटम की? The product of mass into velocity is called linear momentum. The product of mass and velocity is called linear momentum. हर पार्टिकल, अगर कोई भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल का उसका खुद का मास है, मास तो होगा ही होगा, और वो कोई उसके पास वेलोसिटी है तो उसके पास मोमेंटम होगा ही होगा। क्लियर हुआ? ये है हमारा लीनियर मोमेंटम। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन सिंगल पार्टिकल। तो सिंगल पार्टिकल के लिए पहले बात करेंगे सिंगल पार्टिकल। तो अगर हम सिंगल पार्टिकल की बात करें तो हम इसमें बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि हमारा जो न्यूटन साहब थे, न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन का अगर आपको सेकंड लॉ याद हो, अगर आपने पढ़ा हो, पढ़ा सभी नहीं होता है, पर अगर आपको याद हो न्यूटन्स का सेकंड लॉ, तो एफ इक्वल टू एम ए नहीं है। एम ए क्यों? देखो, एफ इक्वल टू एम ए न्यूटन का सेकंड लॉ है, बट ये हम इसको 100% नहीं करेक्ट कह सकते हैं, ये 95% ही करेक्ट है, क्योंकि एफ इक्वल टू एम ए तभी होगा अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा न्यूटन का लॉ, तो आपको पता होगा कि एफ इक्वल टू एम ए तभी होता है जब हमारा मास कांस्टेंट होता है। अगर एफ इक्वल टू एम ए में मास हमारा कांस्टेंट नहीं है, किसी भी पार्टिकल का मास चेंज हो रहा है, तो एफ इक्वल टू एम ए नहीं हो सकता। तो उसका क्या फार्मूला होगा? तो क्या होगा फार्मूला? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को इसी तरह तो डिनोट किया जाएगा, इस कारण इस फोर्स एक्टिंग, और ये हमारा है असली न्यूटन का लॉ। इसको हम कह सकते हैं एकदम क्लियर करेक्ट लॉ, ठीक है। और एफ इक्वल टू एम ए कहाँ से आया? यहाँ से आया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूटन का लॉ कौन सा है, तो आप, अगर आप बिल्कुल सही बताना चाहते हैं तो एकदम ये वाला बताना एक्सप्रेशन, ओके। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज द इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूटन का लॉ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने बता तो दिया कि एफ इक्वल टू एम ए 95% अप्लीकेबल है, बट 5% अप्लीकेबल क्यों नहीं है? इस वजह से नहीं अप्लीकेबल है, अगर कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर हमारा मास जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। आप सोच रहे होंगे ऐसे एग्जाम्पल आप बताइए। तो देखिए, जब रॉकेट उड़ता है, रॉकेट देखा होगा आपने, लॉन्चिंग अभी उसकी देखी होगी, तो रॉकेट जब उड़ता है तो वो थ्रस्ट पैदा करता है, उसमें कुछ कुछ उसका मास घटता रहता है, जैसे जैसे वो फॉरवर्ड मूव करता है, उसमें पार्टिकल्स उसके छोड़ते हैं, तो उसका मास में चेंज हुआ, ठीक है। तो वहाँ पर न्यूटन का लॉ हमारा एप्लीकेबल नहीं होता। न्यूटन का लॉ एप्लीकेबल होता है वहाँ पर, बट वहाँ पर एफ इक्वल टू एम ए नहीं कर सकते, क्योंकि एफ इक्वल टू एम ए अभी मैंने आपको बताया, जहाँ पर मास कांस्टेंट रहता है वहाँ पर ही एफ इक्वल टू एम ए। खैर, हमारा ये टॉपिक नहीं है, इसको मैंने तभी भी आपको समझा दिया डिटेल में ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब बात करते हैं सिंगल पार्टिकल के लिए। तो देखिए, न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से एफ इक्वल टू डी पी बाई चेंज इन लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो अगर ये किसी भी तरह ये फोर्स हमारी जीरो हो जाए, ये कौन सी फोर्स है? ये कौन सी फोर्स है? ये एफ क्या है? ये फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल की बात चल रही है। अगर फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से आप मुझे बताइए, क्या डी पी बाई डी टी भी जीरो के बराबर होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो हमारा पी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। होगा कि कांस्टेंट कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा।
ठीक है, तो ठीक है, तो अगर मोमेंटम हमारा मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, लीनियर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट रहेगा, जब फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल जीरो होगी तो हमारा जो लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यही है, या फिर आप कह सकते हो कांस्टेंट रहेगा लीनियर मोमेंटम, या दूसरे इसका सिनोनिम्स कह लो, या फिर हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कांस्टेंट का या कंजर्व रहो, बात एक ही है। तो अगर हमारा फोर्स है, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो, देन वी कैन से दैट लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, फॉर सिंगल पार्टिकल। अब अगर देखते हैं कि अभी तक तो हमने सिंगल पार्टिकल की बात करी, अब देखते हैं अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ द पार्टिकल है। सिस्टम ऑफ द पार्टिकल यानी कि एक सिस्टम है और उस सिस्टम में बहुत ही सारे पार्टिकल हैं, उस सिस्टम में बहुत ही सारे पार्टिकल हैं। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा टॉपिक, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमने कोई सिस्टम मान लो ये ले लिया, ये पूरा एक सिस्टम है। अब सिस्टम है तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे और वो पार्टिकल्स है तो उनका खुद का मास होगा। तो मान लो इनमें ये पार्टिकल्स हैं, इस तरह n पार्टिकल्स होंगे, जो हमने 3 मान लिया, और इनका मास मान लो m1 m2 m3 है। अगर ये सिस्टम है और इसमें कुछ सारे पार्टिकल्स हैं तो इनका पार्टिकल्स का मास है, तो इनके पास इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। अब मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई भी पार्टिकल है या कोई भी बॉडी है जिसके पास उसका मास, उसकी वेलोसिटी है, तो उसके पास उसका मोमेंटम होगा ही होगा। तो बताइए इन पार्टिकल्स का खुद का मोमेंटम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर हम पहले वाले पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो इसका होगा mv1, अगर इनकी वेलोसिटी v1 है मान लो, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v3 है। और दूसरे वाले पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा mv2, और तीसरे वाले पार्टिकल की बात करें तो इसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा mv3। इसी तरह इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे भाई, हम इसमें गिन तो छोड़ सकते हैं, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। n पार्टिकल्स के लिए क्या होगा, pn इक्वल टू mvn, उसकी वेलोसिटी vn मानी गई। अब सुनो, इन देखो ये एक पार्टिकल के लिए उसका लीनियर मोमेंटम p1 है, दूसरे पार्टिकल है p2, इसी तरह n पार्टिकल्स के लिए pn है। तो अगर हमें पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा? सिस्टम बना है पार्टिकल्स से और पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम ये है, और हमें पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो इन सब का एडिशन ही पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब इसको इरेज कर देते, इसका कोई काम नहीं। तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं, आई बात समझ में? अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी। अभी मैं आपको बहुत अच्छे समझा रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दें तो हमारा क्या देखते हैं बनेगा, एफ इक्वल टू डी पी1। और ये p1 p2 क्या है समझ रहे हो? ये लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, इसी तरह लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेकंड पार्टिकल, और इसी तरह सो ऑन लीनियर मोमेंटम ऑफ द nth पार्टिकल अपॉन टी। टाइम के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखो आपको नज़र आना चाहिए क्या है। तो मैंने आपको बताया कि था अभी थोड़ी देर पहले कि ये क्या है लिखा, समझ गए होगे आप, ये है फोर्स। अभी फोर्स की भी बात करते हैं, और ये है, इसको मान लो ये p1 मोमेंटम है तो इसकी फोर्स f1 है, ये f2 है, और इसी तरह fn है। तो अब सुनो ये फोर्स क्या है, इसमें यहाँ पर ये फोर्स कौन सी फोर्स है? तो सुनो, ये है नेट फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल। नेट फोर्स है ये नेट फोर्स है। ये पूरे सिस्टम पर जो टोटल फोर्स लग रही है वो हमारी ये एफ है। ठीक है, इस पूरे सिस्टम पर जो टोटल फोर्स लग रही है वो हमारी एफ है। F1 क्या है? फोर्स ऑन द फर्स्ट पार्टिकल। अब मुझे ये बताओ, फोर्स ऑन द फर्स्ट पार्टिकल, अगर हम एक पार्टिकल की बात करें, बहुत ही की पॉइंट है यहाँ पर, इसको ध्यान सुनना। अगर हम पहले वाले पार्टिकल की बात करें तो हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, मान लो एफ एक्सटर्नल, और इसमें इंटरनल भी तो फोर्स होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी इंटरनल फोर्स। अगर इंटरनल फोर्स की बात करें इन 3 पार्टिकल्स के लिए, तो मान लो इन 3 पार्टिकल ऐसे हैं, ये मान लो फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल है, ये थर्ड पार्टिकल है। ठीक है, तो इंटरनल फोर्स की भी बात कर रहे हैं, एक सेकंड, इंटरनल फोर्स सुनो। पहला वाला पार्टिकल इस पर लगाएगा फोर्स,
ठीक है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से दूसरा वाला पार्टिकल भी इस पर उतनी ही और इसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, उतनी ही और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, ऐसे लगाएगा। उसी तरह ये वाला पार्टिकल पे, इस फर्स्ट वाले पार्टिकल पर थर्ड वाला भी तो फोर्स लगाएगा, और इस पर ये फर्स्ट वाला फोर्स लगाएगा। उसी तरह थर्ड वाला पर ये सेकंड वाला फोर्स लगाएगा, और उस पर सेकंड वाला थर्ड वाले पर लगाएगा इक्वल। तो अब मुझे ये था, सभी फोर्स आपस में इक्वल हैं, ये सभी फोर्सेस इक्वल हैं। नाम दे दो, एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश, ये एफ 4 डैश, एफ 5 डैश, जितने भी जो भी नाम देना है तो दे दिए। तो ये सभी फोर्स इक्वल है, एफ डैश और एफ डबल डैश इक्वल है और अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो आप सभी को पता होगा कि इक्वल अपोजिट फोर्स आपस में कैंसिल होकर जीरो हो जाती है। तो इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, इधर जीरो, यानी कि हमारी टोटल इंटरनल फोर्स जीरो हो गई, यानी कि एफ इंटरनल जीरो हो गई। और ये F1 क्या है, F1 में एफ एक्सटर्नल भी है, F1 एक्सटर्नल भी है और F1 इंटरनल भी है। ये F1 सुनो यार, सुनो, ये F1 क्या है, फोर्स ऑन द फर्स्ट पार्टिकल। और पहले वाले पार्टिकल की हम बात करें तो पहले वाले पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्स भी लग रही है और इंटरनल भी फोर्स लग रही है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को, F1 एक्सटर्नल प्लस F1 इंटरनल प्लस, अगर सेकंड पार्टिकल पे बात करें तो उसी तरह सेकंड पार्टिकल भी F2 एक्सटर्नल, F2 इंटरनल प्लस सो ऑन, Fn एक्सटर्नल प्लस Fn इंटरनल। तो अगर हम इंटरनल फोर्स के भी आपको डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, तो इंटरनल फोर्स इक्वल अपोजिट होगी तो सभी जीरो होगी। तो सिर्फ बचेगी F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल प्लस Fn एक्सटर्नल। आई बात समझ में आई बात कि नहीं समझ आई? बहुत ही आपको ढंग से कोशिश करिए बताने की, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स बची, तो अब इसको हम क्या नेट एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, और इसको हम वही लिखा रहने देते हैं, dp/dt। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आया। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें और ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो सुनो, यहाँ पर आपको फिर से एक बार बता रहे हैं, इंटरनल फोर्स इक्वल अपोजिट होंगी, इस वजह से जीरो होंगी, और एक्सटर्नल फोर्स ही रहेंगी। इंटरनल फोर्स इक्वल और अपोजिट होने के कारण आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारी जो एक्सटर्नल फोर्स होगी, जो हम एक्सटर्नल बाहर से जो ये पूरे सिस्टम पर बाहर से जो फोर्स लगाएंगे, सिर्फ वही फोर्स बचेगी, और इसको हमने एडिशन कर लिया। और सभी फोर्सेस, जो सभी एक्सटर्नल फोर्सेस, सभी देखो, इस वाले पार्टिकल पर F एक्सटर्नल, इस वाले पार्टिकल पर F1 एक्सटर्नल लगेगी, इस वाले पर F2 एक्सटर्नल, इसी तरह n पार्टिकल होंगे पूरे सिस्टम में तो Fn एक्सटर्नल। और सब पूरे सिस्टम की बात करें तो इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी लग रही है, F एक्सटर्नल, ठीक है। पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी लग रही है, F एक्सटर्नल। तो इसको, यही हमारा पूरा एक फॉर्मूला आया, या कह सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं, अगर ये F एक्सटर्नल जीरो हो जाए तो हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देना एग्जाम में कि देखो, इफ टोटल F एक्सटर्नल इज जीरो देन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कंजर्व्ड, मोमेंटम बिकम कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। और आप ये भी लिख देना कि इंटरनल फोर्स इक्वल अपोजिट होगी। आपसे कोई भी पूछ सकता है इंटरनल क्या हुआ, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर F एक्सटर्नल हमारी जीरो हो जाएगी ये, तब हमारा मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, या कह सकते हो मोमेंटम हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। बस इसमें यही समझाना था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल और सिंगल पार्टिकल, दोनों चीज़ों के लिए समझाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी मैथ्स और फिजिक्स की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।